हेलो नमस्कार बच्चों। यह है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स। तो इस वीडियो में हम कुछ कंसेप्ट सीखेंगे जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स क्या होते हैं, अ, चलिए ये जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि अगर आपको कोई प्रोग्राम लिखना हो कंप्यूटर के अंदर तो आप अ, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करोगे। तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप जानते हो। आपने 10th में सीखी होगी। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी, और अब आप 12th में सीखोगे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम है जावा। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो है, उसे कहते हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसे कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर उसे हम कहेंगे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जावा जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो सी लैंग्वेज है, इसका मतलब आप जानते हो कि सी लैंग्वेज में अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो वो कैसा होता है। तो वो जो कंसेप्ट्स सी लैंग्वेज यूज करती है, तो वो सारे कंसेप्ट्स प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स हैं। और जावा में अगर आप कोई कोड लिखते हो, प्रोग्राम लिखते हो, तो जो कंसेप्ट्स यूज होते हैं उन्हें कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स क्या है, ये हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्लास किसे कहते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको पहले उस सॉफ्टवेयर का एक मॉडल बनाना पड़ेगा। तो वो मॉडल आप एक डायग्राम से बनाओगे। उस डायग्राम को हम कहेंगे क्लास डायग्राम। तो हम स्टडी करेंगे क्लास डायग्राम, उसका जस्ट इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो क्लास डायग्राम क्या होता है वो स्टडी करेंगे। और उसके बाद जो खास कंसेप्ट्स है जिसके कारण हम किसी लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों कहेंगे, क्योंकि उस लैंग्वेज के अंदर ये सारे फीचर, या फिर आप कह सकते हो कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो होती हैं उस लैंग्वेज के अंदर। तो वो लैंग्वेज को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो जिस भी किसी लैंग्वेज में ये सारे अगर फीचर है तो उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। टुडे वी आर इन द era of internet, websites and web based operations where rapid applications development and reusability of source code is very important। तो आज हम इंटरनेट क्या है ये जानते हैं, वेबसाइट्स क्या है ये जानते हैं, वेब बेस्ड ऑपरेशंस क्या होता है वो ये हम जानते हैं। वेब बेस्ड ऑपरेशंस मींस कि इंटरनेट के ऊपर आप जो भी ऑपरेशंस करते हो, चाहे आप किसी को वॉइस कॉल करो, वीडियो कॉल करो, चाहे कोई मैसेजिंग ऐप यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के जैसे और कोई ऐप है, तो कम्युनिकेशन कर रहे हो, या फिर इंटरनेट बैंकिंग करते हो, तो वो सारे के सारे वेब बेस्ड ऑपरेशंस है where rapid application development and reusability of source code is very important। आज हम इस आज ऐसा टाइम आ गया है जहां पर दिन प्रतिदिन नए नए एप्लीकेशंस आते रहते हैं, है ना। तो उनका डेवलपमेंट और रीयूजेबिलिटी, उन वो एप्लीकेशंस जिस भी उनका जो कोड होगा उस कोड को रीयूज कर पाए, ऐसी कैपेबिलिटी होना अच्छी बात है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स as methodology or as a paradigm is playing significant role in analysis, design and implementation of software system। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो टेक्निक है वो किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप करना हो, तो सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप करना हो तो उस सॉफ्टवेयर सिस्टम
का डेवलपमेंट का पूरा एक साइकिल होता है, जिसमें सबसे पहले एनालिसिस होता है कि सॉफ्टवेयर क्यों डेवलप करना है, उस सॉफ्टवेयर किस लिए, सॉफ्टवेयर की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये सारा का सारा एनालिसिस होता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो सॉफ्टवेयर एनालिसिस, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन में ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर सिस्टम मतलब कि कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स। फॉर एग्जांपल आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक टाइप का प्रोग्राम है, एक टाइप का सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ में रन हो सकते हैं और वो प्रोग्राम सारे के सारे आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और जो हार्डवेयर है उसके साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपस में भी कम्युनिकेट हो रहा है और हार्डवेयर के साथ भी कम्युनिकेट हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो बनेगा वो होगा सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम की डिज़ाइन में, एनालिसिस में, इम्प्लीमेंटेशन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सॉफ्टवेयर डेवलप्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी आर प्रोक्लेम्ड टू बी मोर रिलायबल। अगर कोई सॉफ्टवेयर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो भी कंसेप्ट यूज होते हैं उस मेथड से हमने अगर उस सॉफ्टवेयर को बनाया होगा तो वो रिलायबल, ज़्यादा रिलायबल होगा, ईजियर टू मेंटेन होगा, उसको रीयूज़ करना और एनहांस मतलब कि उसको रीयूज़ कर पाएंगे और उसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं या फिर उसको कुछ मॉडिफाई करना है या फिर सुधारना है, मतलब कि एनहांस करना है, तो वो भी हम आसानी से कर पाएंगे। दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स क्या है वो हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कंसेप्ट यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और फिर ये जो भी कंसेप्ट हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, जो भी कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट हम सीखेंगे उनको इम्प्लीमेंट किस लैंग्वेज से करेंगे? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब जो कंसेप्ट हमने सीखे उसको प्रैक्टिकली किस लैंग्वेज में परफॉर्म करेंगे? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में परफॉर्म करेंगे। तो चलिए, इंट्रोडक्शन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट स्टार्टेड ओरिजिनेटिंग इन द 1960s। 1960 से ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। सिंस मिड 1980s it had become the main programming paradigm used in the creation of new software। 1960 से ये स्टार्ट हुआ और 1980 के आते आते 1980 के बीच में, मतलब 1985 और 1981 से लेके 1985 और 1985 से लेके 1990 तक ये जो लैंग्वेज, ये प्रोग्रामिंग, जो ये कंसेप्ट था बहुत ही मेन प्रोग्रामिंग कंसेप्ट हो गया, मतलब कि एकदम से इम्पोर्टेंट हो गया। ये सभी सॉफ्टवेयर फिर इस कंसेप्ट को यूज़ करके बनाए जाने लगे। इट वॉज डेवलप्ड as a way to handle the rapidly increasing size and complexity of software systems and to make it easier to modify these large and complex system over time। तो जब इनिशियली जब कंप्यूटर आए थे 1945 के इरा में, इस टाइम पे जब कंप्यूटर, नए नए कंप्यूटर आए थे, तब सिर्फ कंप्यूटर का काम होता था कैलकुलेट करना, प्लस माइनस करना, है ना। तो और आज के कंप्यूटर आप देखो, आज के कंप्यूटर में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, साइज देखो आप कंप्यूटर की, मतलब कि प्रोग्राम्स की साइज बहुत बड़ी हो चुकी है, प्रोग्राम्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। तो एक सिंपल सा अगर कोई प्रोग्राम आप उठाओ तो वो सिर्फ एक ही काम नहीं करता है, बहुत सारा काम एक साथ होता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ गई है, प्रोग्राम की साइज है वो बढ़ गई है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बनाने में ये जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छी तरह से हम ऐसे सिस्टम को हैंडल कर पाएंगे अगर हमने ये कंसेप्ट्स यूज़ किए। कौन से कंसेप्ट्स? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स। सम ऑफ द पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर। तो जो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को सपोर्ट करती है वो कौन सी लैंग्वेज है? तो C++, जावा, C#, इसको C# कहते हैं। ये जो हैश करके जो सिंबल है C#
और ये जो हैश है इसको हम रीड कैसे करेंगे, सी शार्प। तो सी शार्प और VB.NET, ASP.NET एंड PHP, तो ये जितनी भी लैंग्वेजेस है, C++, सी शार्प, जावा, VB.NET, ASP.NET और PHP, ये सारी की सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. The way of programming can be divided into categories, namely structure or procedural and object oriented. तो हमने देखा कि प्रोग्रामिंग अगर आपको करनी है तो किस तरीके से प्रोग्रामिंग करते हो, उसकी कैटेगरी है. तो प्रोग्राम, अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो वो दो टाइप का हो सकता है, या तो वो स्ट्रक्चर्ड या प्रोसीजरल प्रोग्राम होगा, या तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम होगा. तो जो अगर आप स्ट्रक्चर या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करोगे तो उसमें आता है सी लैंग्वेज जो है वो है स्ट्रक्चर्ड या फिर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसे कहेंगे. और अगर आप C++ या जावा में प्रोग्राम लिखते हो तो उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ठीक है. द वे ऑफ प्रोग्रामिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. दो कैटेगरी है प्रोग्रामिंग की, एक है स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग और एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग द फोकस इज ऑन राइटिंग फंक्शंस. तो हमने देखा था ना, सी में हम फंक्शंस लिखते हैं, फंक्शन का नाम होता है, उसके बाद ब्रैकेट होता है. तो सी में हम जो भी हमें एक्शन परफॉर्म करना है उसके लिए हम फंक्शंस लिखते हैं, राइटिंग फंक्शंस, और उसको हम प्रोसीजर भी कहते हैं. तो फंक्शन या प्रोसीजर हम लिखते हैं विच ऑपरेट ऑन डेटा. फॉर एग्जाम्पल, फॉर लाइब्रेरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अगर किसी लाइब्रेरी के लिए हमें एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना है, हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है, वी विल थिंक ऑफ ऑल प्रोसेसेस ऑफ लाइब्रेरी. तो लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या हो सकता है, मतलब कि ऑल प्रोसेसेस ऑफ लाइब्रेरी एप्लीकेशन एंड फोकस ऑन द मॉड्यूल्स लाइक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, बुक इश्यू, बुक रिटर्न, फाइन कैलकुलेशन. तो अब देखिए, दो प्रोग्रामिंग की दो कैटेगरी है. तो प्रोग्रामिंग की दो कैटेगरी, एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और एक है प्रोसीजरल. ठीक है, प्रोसीजरल या फिर स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग. तो स्ट्रक्चरल में या फिर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हमें जो कुछ भी काम करना है, हम प्रोग्राम, जिस काम के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो उसके लिए हम वो काम हम फंक्शन के अंदर लिखेंगे. फंक्शन, उस काम के लिए हम अलग अलग फंक्शन लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्या करना है, मुझे ऐड करना है दो नंबर. तो नंबर 1 और नंबर 2, 2 नंबर है जिनको मुझे ऐड करना है, ये मेरा काम है. तो मैं अगर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस चीज़ के लिए मैं अगर प्रोग्राम लिखूंगा तो मैं फंक्शन बनाऊंगा एक सम, और उस फंक्शन के अंदर मैं इन दो नंबर को ऐड करूंगा. तो ऐसे हर एक काम के लिए हम प्रोसीजर या फिर फंक्शंस लिखते हैं, किसमें, तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. तो इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग द फोकस इज ऑन राइटिंग फंक्शंस और प्रोसीजर्स विच ऑपरेट ऑन डेटा. तो यहाँ पे डेटा क्या है, ये num1 हमारा डेटा है, num2 हमारा डेटा है. एक नंबर, दो नंबर है, वो हमारा डेटा है, और उस डेटा के ऊपर हम काम करेंगे, और वो काम कहाँ पर होगा, तो आपके फंक्शन के अंदर होगा. फॉर एग्जाम्पल, अब लाइब्रेरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना है, तो कोई लाइब्रेरी है उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है. तो लाइब्रेरी के अंदर क्या जो जो काम होते हैं लाइब्रेरी के अंदर, उस हर एक काम के लिए हमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, लाइब्रेरी में क्या क्या काम होता है, तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होता है. तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कैसे करें उसके लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे. ठीक है. उसके बाद होता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, उसके बाद होता है बुक इश्यू. तो लाइब्रेरी में क्या होता है, बुक इश्यू होता है. तो बुक इश्यू के लिए एक फंक्शन लिखेंगे कि कैसे बुक इश्यू के लिए हम कोड लिखें. फिर बुक रिटर्न करना होता है, तो बुक रिटर्न के लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे. फाइन कैलकुलेट करना है, तो फाइन कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे. तो ये होता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऐसे काम होता है.
और इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट क्या है, द फोकस इज ऑन ऑब्जेक्ट्स विच कंटेन बोथ डेटा एंड फंक्शनैलिटी टुगेदर। तो थोड़ा सा डिफरेंस आप यहाँ पर समझो। एक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोसीजरल या फिर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यहाँ पर लिखता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो दोनों में फर्क क्या है? प्रोसीजरल में जो भी डेटा होता है उसके ऊपर काम करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे अलग अलग फंक्शंस। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमें जो काम करना है तो हम ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास, तो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट का अपना डेटा और अपने मेथड्स। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम फंक्शंस को मेथड्स कहेंगे, तो मेथड्स और फंक्शन एक ही चीज है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम काम करेंगे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। हम काम करेंगे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, और ऑब्जेक्ट्स का खुद का कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उसका खुद का डेटा और उसके मेथड्स उसी के पास है, एक में ही है। ऑब्जेक्ट खुद के अंदर ही, ऑब्जेक्ट के अंदर ही डेटा और फंक्शनैलिटी मतलब कि जो मेथड्स है वो, जो ऑब्जेक्ट्स कंटेन बोथ डेटा एंड फंक्शनैलिटी टुगेदर। तो फॉर एग्जांपल फिर से वही लाइब्रेरी एप्लीकेशन, आवर फोकस इज ऑन द ऑब्जेक्ट्स। उसमें क्या था, हमारा फोकस किस चीज़ के ऊपर था? तो हमारा फोकस था फंक्शंस लिखने में, राइटिंग फंक्शंस, और इसमें हमारा फोकस इज ऑन ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व इन द एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन के अंदर हम लाइब्रेरी के लिए सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं ना, तो लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा फोकस होगा कि लाइब्रेरी एप्लीकेशन के अंदर कौन से ऑब्जेक्ट्स यूज होंगे। हियर वी थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक, तो स्टूडेंट को एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, बुक को एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, लाइब्रेरियन को एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, और फिर हम अपना कोड प्रोग्राम लिखेंगे। वी ऑल्सो नीड टू थिंक ऑफ एसोसिएशन बिटवीन सच ऑब्जेक्ट्स। फिर ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, स्टूडेंट है, बुक है, लाइब्रेरियन है, इनका आपस में क्या एसोसिएशन है, क्या कनेक्शन है, तो वो भी हम सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट रिटर्न्स बुक, तो स्टूडेंट खुद एक ऑब्जेक्ट है, और बुक खुद एक ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट मतलब कि स्टूडेंट बुक रिटर्न करता है लाइब्रेरी के अंदर, तो ये एसोसिएशन है। इसको हम कैसे दिखाएंगे प्रोग्राम के अंदर, कोड के अंदर? तो ये जो तरीका है, इसको जैसे दिखाएंगे उसी तरीके को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स। तो उसका जो कंसेप्ट है वो ही हमें सीखना है। द पावर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एनेबल्स the programmer to create modular, reusable and extendable code। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे जो खास बात है उसका पावर, द पावर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी फेमस क्यों है? क्योंकि वो प्रोग्रामर को मॉड्यूलर प्रोग्राम बनाने में मदद करती है। मॉड्यूलर, और जो प्रोग्राम हमने बनाया है उसको हम रीयूज कर सकते हैं, बार बार उसको जो कोड हम लिखेंगे उसको हम बार बार रीयूज कर पाएंगे। और कोड को हम एक्सटेंडेबल, मतलब कि एक बार कोड लिख दिया, उसमें कोई फेरफार करना, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं या फिर उसको एक्सटेंड करना है तो भी हम एक्सटेंड कर पाएंगे। तो एक्सटेंडेबल कोड ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक मेन पावर है, इसी के वजह से ये इतनी फेमस है। एज अ रिजल्ट programmer can formulate a program by composition and modification of existing modules. Flexibility is gained by being able to change or replace modules without disturbing other parts of code. Software development speed is gained by reusing the enhancing the existing code. तो ये जो तीन चीज़ें हैं कि मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मॉड्यूलरिटी मतलब कि आपका एक पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है उसको डिवाइड कर देता है डिफरेंट पार्ट्स में, तो हर एक पार्ट्स को हम कहेंगे मॉड्यूल। ठीक है, तो ये मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मतलब मीन्स कि ये एक पूरा प्रोग्राम है, एक कोड है पूरा, उसको हम अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि मॉड्यूलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
फिर ये जो कोड लिखा है उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, और अगर इस कोड को और भी एक्सटेंड करना है ज़्यादा, इसके बाद में भी आपको कुछ याद आया अगर चेंजेस करने हैं तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हो इस कोड को। तो एज अ रिजल्ट इससे क्या होता है, प्रोग्रामर कैन फॉर्मुलेट अ प्रोग्राम बाय कंपोजिशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग मॉड्यूल। एग्जिस्टिंग कोई एक मॉड्यूल में कंपोज करना है या फिर उसको मॉडिफाई करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होता है इससे, प्रोग्राम जो हमारा कोड है वो फ्लेक्सिबल है, कभी भी कोई भी मॉड्यूल को चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, बाकी के किसी मॉड्यूल को अफेक्ट नहीं होगा, तो इसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्पीड, स्पीड मिलेगा इससे, क्यों? क्योंकि हमने पहले अगर कोई मॉड्यूल बनाया है उसको हम दूसरे प्रोग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ इतना वाला इस प्रोग्राम, इस पूरे के पूरे प्रोग्राम का, इस पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर का इतना सा कोड, ये जो पार्ट है, ये जो मॉड्यूल है, उसको हम दूसरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़। तो ये जो रीयूजेबिलिटी का जो कंसेप्ट था उससे हमें स्पीड भी मिलती है। अगर कोई नया सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमें ये फिर से नहीं लिखना पड़ेगा, इसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं, तो उससे स्पीड भी गेन कर सकते, स्पीड गेन होता है सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में बाय रीयूजिंग एंड एनहांसिंग द एग्जिस्टिंग कोड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजेस ऑब्जेक्ट एज इट्स फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अगर आप मान लो कि जावा यूज कर रहे हो, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो जावा में अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो तो मेन चीज क्या होती है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है उसके बारे में हम धीरे 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 आगे पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये सुनते जाइए, समझते जाइए, धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी कुछ कंसेप्ट, कुछ वर्ड्स अगर आपके ऊपर से भी जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, जैसे हम जावा प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे आपको ये सब सारे के सारे टर्म्स समझ में आते जाएंगे। सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड यूजिंग कंसेप्ट ऑफ क्लास। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट होता है, क्लास का कंसेप्ट होता है। A computer language is object oriented if they support 4 specific object properties। कौन सी प्रॉपर्टीज? तो एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। अगर ये 4 प्रॉपर्टी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करती है तो उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे। कौन सी 4 प्रॉपर्टी? तो एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। अगर ये 4 प्रॉपर्टी कोई भी लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर ये 4 प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है तो हम उस लैंग्वेज को कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम कब से कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट होता क्या है तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, ताकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो और भी लंबा नहीं करेंगे। तो आगे का जो टॉपिक है वो हम, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।